जिस तरह से किसान फर्टिलाइजर यूज करके फसलों की अधिक पैदावार कर रहे हैं, अगर इसी तरह लगातार चलता रहा तो आने वाले समय में ये कहानी सच हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में रिलीज हुई द इंडिया स्टोरी की कहानी, जो कि देश की ऐसी एक डार्क रियलिटी को रिवील करती है जो अंदर ही अंदर देश को खाए जा रही है। तो वीडियो तो आपको पसंद आएगी ही, तो इसलिए अभी लाइक कर दो और ऐसे ही मूवीज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मुंबई के हाई कोर्ट से होती है। कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर मौजूद लोग न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि अर्चना इस केस को आज जरूर जीतेंगी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम योगेश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस वाले के पास जाता है और बताता है कि उसकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस उस केस को लेने से मना कर देती है क्योंकि केस फाइल करने का एक सिस्टम होता है। योगेश का कहना होता है कि वह पिछले 10 दिनों से पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहा है, तो उसे पहले भी यह बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी योगेश जबरदस्ती FIR दर्ज करवाने की बात करता है। इस पर पुलिस नाराज हो जाता है और गुस्से में कांस्टेबल को बुलाकर धक्के मारकर योगेश को पुलिस स्टेशन से बाहर करवा देता है। इसी बीच उसकी फाइल भी गिर जाती है। योगेश दोबारा आता है, अपनी फाइल उठाकर वहाँ से जाता है। जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे सभी योगेश को देख रहे थे। इसके बाद योगेश एक के बाद एक वकील के पास जाता है, बड़े बड़े लॉयर के पास जाता है, लेकिन कोई भी इस केस को लेने को तैयार नहीं होता। जो भी इस केस को लेना चाह रहा था उसकी फीस काफी ज्यादा महंगी थी और योगेश उतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में कहानी में एंट्री होती है अर्चना नाम की एक लॉयर की, जो कि नई नई ही वकील बनी है और उसका यह पहला केस है। अर्चना कोर्ट में हर एक के खिलाफ मामला दर्ज करती है। जितने भी किसान हैं और जितने भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन सभी के ओनर्स को अर्चना जज को बताती है 7 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है इसी पेस्टिसाइड कंपनी की दवाइयों के द्वारा। विरोधी का वकील खड़ा होकर साफ कहता है हमारे देश में इस तरह का कानून कभी बना ही नहीं है, तो केस दर्ज ही नहीं किया जा सकता। जज का भी यही कहना होता है कि पूरे किसानों के खिलाफ खड़ा होना उचित नहीं है। रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलता है कि बच्ची जिसका नाम परी है उसकी मौत कैंसर से हुई है, फिर से हत्या का मामला नहीं बनाया जा सकता। अर्चना का साफ कहना होता है ये बात सच है कि मेरे क्लाइंट की बेटी की मौत कैंसर से हुई है, लेकिन इस कैंसर की वजह यही कीटनाशक दवाई है और इसको मिलाने वाले किसान हैं। अपोनेंट के वकील का कहना होता है कि अर्चना की लॉयर की डिग्री को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अर्चना अपना स्टेटमेंट वापस लेने से मना कर देती है। जिसका कहना होता है कि अगर उसके पास कोई सबूत है तो वह पेश करे, तो इसी वजह से कोर्ट आगे की तारीख बढ़ा देता है। धीरे धीरे अर्चना की ये खबर पूरे न्यूज चैनल पर फैल जाती है। सभी किसान का आक्रोश अर्चना के ऊपर बढ़ जाता है क्योंकि अर्चना ने साफ साफ किसानों के ऊपर आरोप लगा दिया था। ये बात धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार इन सभी इलाके में लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। सब्जियां फेंकी जाती हैं। कोई अर्चना के खिलाफ खड़ा था तो कोई अर्चना के साथ था। विरोधी की पार्टी इस केस को बाहर निकलता देख एक नए लॉयर को हायर करती है जिसका नाम था अग्निहोत्र। अग्नि एक जाने माने लॉयर है। अग्नि कोर्ट में पहुंचते ही सबसे पहला अपना स्टेटमेंट यही देते हैं कि अर्चना के क्लाइंट की बेटी की मौत में ढेर सारा पैसा लगा और उसी पैसे को वसूलने के लिए उसके क्लाइंट ने केस किया। धीरे धीरे अग्नि वहाँ से सभी लोगों से पूछता है कि इसके पिता क्या क्या करते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उसके पिता किसान हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अर्चना अपने गवाहों को पेश करती है। सबसे पहले वह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाते हैं। वो हिस्ट्री की कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें से साफ पता चल रहा था केमिकल का यूज किया गया था पहले भी और उसी वजह से देश के कई सारे लोग मारे भी गए थे और वही केमिकल आज भी यूज हो रहा है। ये केमिकल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर रोज लोगों के बीच में कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। कोर्ट इसके आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख देती है। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं योगेश अपनी बेटी को देवी की तरह पूछता था। अब कोर्ट के इस मामले से फर्टिलाइजर कंपनी के ओनर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अगले दिन दोबारा से सुनवाई होती है। अर्चना दोबारा से कुछ गवाहों को अदालत में पेश करती है। उसी के दौरान हम फ्लैशबैक में देखते हैं अर्चना उन लोगों के पास गई थी जो एक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। उन्होंने साफ कहा था इस दवा का उपयोग करने के बाद उसका थोड़ा सा भाग उसी फल या सब्जी में रह जाता है। अगर उसे चाहे जितना भी धुला जाए फिर भी वह उससे बाहर नहीं निकलता। ये सब जानने के बाद कोर्ट को पता चलता है यह कोई छोटी समस्या नहीं बल्कि बड़ी समस्या बन चुकी है। बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनी के मालिक कृषि मंत्री के पास पहुंच जाते हैं। उनका कहना होता है कि हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करो। लेकिन कृषि विभाग का अधिकारी इस बार ईमानदारी दिखाता है। वह उनसे साफ कहता है कि जिंदगी की कीमत हमें पता है, आप मत समझाइए। अर्चना इस केस के बारे में पूरी रिसर्च करती है और नए नए गवाहों को ढूंढती है। अगले दिन वह कोर्ट में एक मंत्री को बुला कर लाती है और उनसे पूछती है कि आपके क्षेत्र में दूध की पैदावार कितनी है।
वो बताता है कि हमारे क्षेत्र में दूध की पैदावार इतनी कम है कि हम हर जगह दूध पहुंचा भी नहीं सकते। दूध के प्रोडक्शन से 4 गुना देश की मांग है, तो वो सारे दूध कैसे बनाए जाते हैं। कोर्ट इस केस को और आगे बढ़ाने का आदेश दे देती है और कहती है कि 7 दिन के अंदर सारी की सारी रिपोर्ट हमें चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो किसी भी जांच अधिकारी को नियुक्त करवा सकता है। तब अर्चना कहती है कि इस जांच के लिए आईजीपी राठौर को नियुक्त किया जाए। आईजीपी राठौर से मिलकर अर्चना सारी बातें उन्हें बता देती है। इसके बाद उनकी मदद से जेल में जाकर 2 अपराधियों को छुड़ाती है जो कि दूध के मामले में पकड़े गए थे। उन दोनों को दोबारा से निकाला जाता है और एक फैक्ट्री में ले जाकर के वे लोग दूध का प्रोडक्शन कैसे करते हैं उन सभी का पूरा वीडियो बनाया जाता है ताकि सबूत सबके सामने हो। थोड़ी ही देर में वह कुछ केमिकल्स का उपयोग करके एकदम ताजा दूध बना देते हैं। यह देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। राठौर भी सन्न रह जाते हैं क्योंकि वह हमेशा दूध की चीजें काफी ज्यादा पसंद करते थे और आज उन्हें पता लगा कि दूध ऐसा बनता है। उन्हें भी डर सताने लगा कि यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। इसके बाद वो अर्चना के साथ डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर साफ कहता है अगर ऐसी ही सिचुएशन लगातार चलती रही तो देश के आधे से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। कैंसर के साथ साथ किडनी, लीवर, हार्ट ये सब भी ऑर्गन इन सब चीजों से इफेक्ट होते हैं। अर्चना राठौर के साथ पूरी जांच पूरी करती रहती है। वो कई लोगों से मिलते हैं जो पहले से ही इस बीमारी से पीड़ित थे। उनके दुख को सुनते हैं कि आखिर क्या कारण था उनकी बीमारी का। अर्चना राठौर जी को सच दिखाने के लिए एक ट्रेन में ले जाती है जहाँ पर पूरी की पूरी बोगी में सिर्फ कैंसर के मरीज बैठे हुए थे। वहाँ का हाल देखने के बाद आईजी के होश उड़ जाते हैं। हर कोई रो रहा था, बिलखिला रहा था। ये सब सुनने के बाद अंदर तक उनकी रूह कांप जाती है। इन सब के बाद एक दिन राठौर अर्चना से पूछते हैं आखिर उसका क्लाइंट काम क्या करता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि योगेश एक आर्मी का सोल्जर है। वह देश को बचाने के लिए बहादुरी के साथ बॉर्डर पर लड़ता है और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। और साथ ही साथ इसी बीच एक और बात पता लगती है। अर्चना राठौर को बताती है कि परी मेरी ही बेटी है और मैं अपनी बेटी का केस लड़ रही हूँ। ये सुनने के बाद राठौर और भी ज्यादा सन्न हो जाता है कि एक बेटी की जाने के बावजूद भी एक महिला इतनी हिम्मत के साथ कैसे खड़ी हो सकती है। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जाती है। अर्चना और योगेश जब मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें सब्जी देने से मना कर देते हैं। पूरे मार्केट में उन्हें सब्जी कोई भी नहीं बेचता क्योंकि अर्चना ने सभी किसानों के ऊपर आरोप लगा दिया था कि वो लोग गैर जिम्मेदार हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग मारा मारी पर उतर आते हैं। लेकिन कैसे भी करके अर्चना योगेश को वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं। जब परी की इस बीमारी के बारे में पता चला था तो सभी के होश उड़ गए थे। उसका इलाज बड़ी ही शालीनता से किया जाता है। इलाज में कोई भी कमी नहीं की जाती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती तो वो अपने घर के कुछ न कुछ चीजें बेच देता था। नौबत यहाँ तक आ जाती है ऑपरेशन कराने के लिए वो अपना घर ही बेच देता है और किराए के मकान पर जाकर रहने लगता है। ऑपरेशन के लिए हेयर कट किए जाते हैं। बच्ची को बुरा न लगे इसी वजह से योगेश भी अपने हेयर कट करवा देता है और पूरा गंजा हो जाता है ताकि वो किसी से अलग महसूस न करे। स्कूल की प्रिंसिपल भी परी को स्कूल आने से मना कर देती है क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा था। ये सब देखकर परी को भी एहसास हो जाता है अब उसकी दुनिया अलग होने लगी है। लोग उसे बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखने लगे हैं। उधर बॉर्डर से भी फोन आ रहा था। उससे कहा जा रहा था कि फैमिली से पहले देश की सेवा होती है। लेकिन योगेश जानता था कि वो अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है। एक हफ्ते बाद आज आखिरी सुनवाई होने वाली थी। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी और मूवी के शुरुआत में हमने जो सीन देखा था ये वही सीन है और जो कि अब आगे आता है। कोर्ट के दरमियान आईजी राठौर जांच के दौरान जितनी भी सच्चाई मिलती है और जितनी भी रिपोर्ट बनाई गई होती है सारी की सारी रिपोर्ट अदालत को सौंप देते हैं और बताते हैं कि यह केमिकल बहुत ही ज्यादा घातक है। मैंने इन सारी चीजों पर रिसर्च की है तो और मैं भी हत्या मानता हूँ इस कीटनाशक वजह से जिनकी मौत हुई है। इन सब के पीछे फर्टिलाइजर कंपनी, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इन सब की बातों के बीच हमें पता लगता है यह मामला 5 साल बीत चुका है और योगेश अपनी बेटी के न्याय के लिए 5 साल से लड़ रहा है। बल्कि अपनी बेटी के न्याय के लिए नहीं बल्कि वह पूरे देश के लिए लड़ रहा है। उसे पता है यह समस्या सिर्फ एक नहीं बल्कि हर इंसान की है। लेकिन हर इंसान आवाज नहीं उठा सकता। इसी वजह से उन सब के लिए योगेश खड़ा हुआ है। इन सब के बाद अग्नि अर्चना को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है आपको तो पता है मर्डर में कौन सी धारा लगती है और उसका क्या जुर्म होता है। और साथ ही साथ ये भी कहता है अगर जैसे उसकी मौत फर्टिलाइजर से हुई है तो कंपनी दोषी है, किसान दोषी है, जो बेच रहा है वो भी दोषी है और जो माता पिता अपने बच्चों को यह सब खिला रहा है वो भी तो दोषी हुआ। उसे भी तो पकड़ना चाहिए। इस बात का अर्चना के पास कोई भी जवाब नहीं होता।
और अग्नि कोर्ट से मांग करता है कि वो उनके पूरे परिवार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग करता है। कोर्ट इसके आगे की सुनवाई ब्रेक के बाद करती है। इसके बाद अग्नि अर्चना पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहला क्लाइंट पाया है और वो नहीं चाहती कि उसका क्लाइंट हारे। इसी वजह से वो बार बार बेफालतू की कोशिश कर रही है। अर्चना साहब कहती है, आप लोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही आप लोगों ने मेरा पूरा नाम पढ़ा। जिसके बाद वह रिवील करती है योगेश सिर्फ उसका क्लाइंट नहीं बल्कि उसका हस्बैंड भी है, यानी कि परी मेरी ही बेटी थी और मैं अपनी बेटी का केस लड़ रही हूँ। ये सुनने के बाद पूरा कोर्ट चौंक जाता है और अग्नि भी हैरान हो जाता है कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए ऐसे कैसे केस लड़ सकती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ऑपरेशन के बाद परी बिल्कुल ठीक हो गई थी, डॉक्टर ने तो यही कहा था, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या दोबारा से बढ़ने लगी। योगेश दोबारा से डॉक्टर के पास पहुंचा और समस्या बताने लगा। डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा, लेकिन योगेश के पास अब इतने पैसे नहीं थे। उसने अभी तक अपना घर बेच दिया था और किराए के मकान में रह रहा था। डॉक्टर सुझाता है वह मुंबई के हॉस्पिटल जाए जहां पर ऐसी बीमारियों का इलाज होता है। हालांकि वहां पर भीड़ ज्यादा होती है लेकिन पैसे कम लगते हैं और हो सकता है मुफ्त में भी इलाज हो जाए, और साथ ही साथ लेकिन वहां पर रिसोर्सेज भी कम है। डॉक्टर की बात मानकर योगेश अपनी बच्ची को लेकर वहां अस्पताल में पहुंच जाता है। अस्पताल का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। हर तरफ मरीज फैले हुए थे, कोई सुविधा नहीं, कोई बेड नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ के मरीज जमीन पर ही लेटे हुए थे। कई दिन बीतते जाते हैं, बच्ची का इलाज ठीक से नहीं हो पाता और इसी बीच बारिश भी होने लगती है। अर्चना जब कॉल करती तो योगेश बताता कि वह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक कमरा ले रखा है। लेकिन जबकि योगेश और उसकी बेटी पानी के बीच में दर दर भटक रहे थे। उनके सिर के नीचे छत भी नहीं थी और न ही पैसे थे। एक दिन रात में बच्ची तो सुत जाती है, लेकिन जब सवेरा होता है तो वो बच्ची सवेरा देख नहीं पाती, उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद योगेश बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वह रोने लगता है, तड़पने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हालांकि उसकी बॉडी को रेफर करके घर ले आया जाता है। वहाँ का माहौल देखने के बाद अर्चना भी पूरी तरह टूट जाती है और तभी से दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो इंसाफ लेकर रहेंगे। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आती है। कोर्ट में एक माँ रो रो करके अदालत से गुजारिश कर रही थी, उनसे न्याय की भीख मांग रही थी। अग्नि दोबारा से सामने आते हैं। उनका कहना था कि उनकी बहन भी थी, वो भी कैंसर की वजह से मरी थी, लेकिन मेरे पिता ने कभी कोर्ट में आकर इसकी मांग नहीं की। लोग ऐसे मरते जाते हैं लेकिन हमें किसी का दोस्त नहीं देना चाहिए। उसका साफ कहना होता है किसी पर दोस्त लगाने से अच्छा है अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसके बाद कोर्ट योगेश को भी बोलने का मौका देती है। उसे भी कटघरे में लाया जाता है। वो कटघरे में आकर अग्नि से पूछता है, आपके पास माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी, क्या आपने कभी उन्हें जहर दिया है? इस बात से अग्नि बहुत गुस्सा हो जाता है। तब योगेश बताता है, मैं एक सोल्जर हूँ और ये धरती मेरी माँ है। अगर मेरी माँ को कोई जहर देगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? वो उसी बीच किसानों से भी माफी मांगता है कि अगर उन्हें किसी की बातों पर बुरा लगा हो तो वो तहे दिल से माफी मांगता है। अगर उन्हें भी पता होता इस फर्टिलाइजर से यूज करने पर लोगों को नुकसान पहुंचेगा तो वे कभी भी इसका यूज नहीं करते। साथ ही साथ योगेश ये भी बताता है कि दिक्कत की बात यह है कि देश इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा। ये बीमारी धीरे धीरे फैलती जा रही है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, न ही कोई एक्शन ले रहा है। वो आखिरी शब्द यही कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारी बात सुनी होगी और आपको भी एहसास होगा कि ये बीमारी कितनी ज्यादा घातक है। कोर्ट सारे गवाहों और मुद्दों को नजर में रखते हुए आदेश देता है कि जिस भी फर्टिलाइजर में उसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको तुरंत ही बैन कर दिया जाएगा और सिर्फ ऐसे फर्टिलाइजर यूज होंगे जो घातक ना हो, और जितने भी मार्केट में फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं उन सभी को तुरंत ही बैन कर दिया जाए। और इसी न्याय के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह मूवी एक पूरी सच्चाई दिखाती है कि एक किसान कैसे थोड़े लालच के चक्कर में फर्टिलाइजर का यूज करता है ताकि उसकी पैदावार और ज्यादा हो, लेकिन उसे इतना ज्ञात नहीं होता कि आगे चलकर यह किसी की बीमारी का कारण बनेगा। बाकी आपकी इस चीज पर क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाल ही में मैंने कुछ मूवीज को अपलोड किया था, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप इस मूवी को एक बार थिएटर में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।